समझ लो फॉर एग्जांपल कि आप एक गेम खेल रहे हैं, पबजी ले लो या फिर फ्री फायर ले लो, है ना, और बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे हो और एक आखिरी स्टेज पे आ गए हो, मतलब कि गेम आप जीतने ही वाले हो, और ऑल सडन आपकी फोन की बैटरी बहुत जीरो हो जाए, मतलब कि पूरी डाउन हो जाए, है ना, तो दिमाग फट जाएगा, है ना, गाली देने का मन करेगा। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं कि आप अगर शादी में गए हो फैमिली के साथ, है ना, और बहुत एंजॉय कर रहे हो, लाइटिंग वाइटिंग है, मस्त शोर शराबा है, मजा आ रही है आपको, है ना, और ऑल सडन वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाए, है ना, तो क्या होगा, बहुत मायूस हो जाओगे, बहुत दुख होगा आपको, है ना। उसी तरह और एक एग्जांपल लेते हैं, समझ लो कि आप रात को बाइक राइडिंग कर रहे हो, है ना, और आपकी जो हेडलाइट है बहुत ही स्ट्रांग है, रात को मतलब डार्क में मजा आ रही है आपको चलाने की बाइक, है ना, नाइट राइडिंग कर रहे हो, बट ऑल सडन आपकी बाइक की जो बैटरी है बहुत डाउन हो जाए, खराब हो जाए, खत्म हो जाए, तो क्या होगा, डर लगेगा कि भैया एक्सीडेंट ना हो जाए, मर ना जाऊं, है ना। तो ये कंडीशन जो है, ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिए हैं, ये कहीं ना कहीं बेस करते हैं आपके पावर पे, मतलब के पावर या फिर एनर्जी के ऊपर, बराबर, ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में भी भैया पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, आपको ऑलरेडी पता ही है ना। तो ह्यूमन बॉडी किससे बनी है, ह्यूमन बॉडी बनी है सेल से, ये आपको दिख रहा होगा सेल, ह्यूमन बॉडी बनी किससे, सेल से, ये हम सबको पता है, बराबर है। तो अल्टीमेटली जो काम हमारी बॉडी कर रही है वो कौन कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ये काम मेरा हाथ कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सर आपका हाथ मूवमेंट कर रहा है लाइक दिस, लेकिन अल्टीमेटली कौन कर रहा है काम, ये हाथ जो सेल्स ने बनाया है वो सेल्स अपना काम कर रहे हैं, बराबर, यहां पे सही है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सेल अपना काम करते हैं, मतलब कि बॉडी फंक्शन होती है उस तरीके से। तो सेल को भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और ये सेल को एनर्जी कौन देगा, सेल को एनर्जी देगा माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारी बॉडी में सेल को क्या देगा, एनर्जी देगा, और उससे हमारी बॉडी फंक्शन करेगी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो भैया सेल भी नहीं है, और सेल नहीं है तो बॉडी नहीं है, बराबर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आज का, माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्लास 9 का टॉपिक है, बायोलॉजी में आने वाला, बराबर है। इसको समझने का ट्राई करते हैं। आप पहले समझते हो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो पहला इंपॉर्टेंस क्लियर हो गया कि डेली रूटीन एक्टिविटी में, लाइफ में क्या इसका इंपॉर्टेंस है। अब उसका हुक आ रहा है यहां पे, देखो हुक मतलब क्या कि भैया क्यों पढ़ना चाहिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बराबर है कि एग्जाम तो अपने को देनी है ना, घर वालों को खुश करना ही है, फ्यूचर अपना सेट करना ही है, तो एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको देखनी पड़ेगी यहां पे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी यहां पे दिया है मैंने, देखो इन स्टैंडर्ड अगर मैं 80 मार्क्स की बात करूं, बराबर है, साइंस आपका पूरा सब्जेक्ट है, बराबर, तो उसमें 80 मार्क्स में से करीबन कितना 25 to 28 मार्क्स अकाउंट फॉर बायोलॉजी। साइंस में इतना मार्क्स कितना आता है, करीबन आपका बायोलॉजी पार्ट आता है, बराबर है। उसमें से अगर हम बात करें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो आपका चैप्टर है सेल चैप्टर क्लास 9 का, बराबर, वो करीबन कितना 8 से 10 मार्क का आता है बायोलॉजी के अंदर, सही है। और उसी चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक की अगर बात करें तो करीबन 2 से 5 मार्क का होता ही होता है, बाय डिफॉल्ट है भैया, हर बार रहेगा आपका, बराबर है। इसको मैंने और अच्छी तरीके से क्लासिफाई कर दिया है, देखो ध्यान से कि उसकी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी क्या है कि भैया वो कितना आ सकता है आपकी एग्जाम्स के अंदर, सही है। तो देखो अगर हम बात करें वीकली और यूनिट टेस्ट जो आपकी होती है, नॉर्मल टेस्ट जो होती है, उसमें 95% चांसेस है कि वो चैप्टर से माइटोकॉन्ड्रिया पे क्वेश्चंस आ जाए। और कैसे क्वेश्चन आ जाए, देखो यहां पे दिखे हैं मैंने, मतलब लिखे हैं यहां पे, शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे यहां पे, या फिर गिव रीजंस आ जाएंगे, ये प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, बराबर है। अगर हम बात करें हाफ ईयरली एग्जाम की, बराबर, आपकी स्कूल में जो होती है उसमें 85% प्रोबेबिलिटी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए। और किस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, देखो ध्यान से यहां पे कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन आ जाए, कंपेयर करना है, बराबर है, माइटोकॉन्ड्रिया को समझ लो प्लास्टिड के साथ या फिर किसी और के साथ, है ना, या फिर डिटेल्ड स्ट्रक्चर आ जाए कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है इन डिटेल, ये आ सकता है, बराबर है। उसके बाद अगर हम एनुअल एग्जाम की बात कर लें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है भैया, फाइनल एग्जाम, है ना, उसमें 90% प्रोबेबिलिटी है कि माइटोकॉन्ड्रिया आ जाए। और उसमें तो बहुत तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मेजरली 3 मार्क के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, और उसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बराबर है। एंड अलोंग विद दैट अगर आप ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि एनएसटी एसी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे 100% चांस है कि माइटोकॉन्ड्रिया पे भैया एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, बराबर है। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पे डीप लॉजिक आ सकता है, एटीपी आ सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आ सकता है ना, क्रिस्टी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस यहां पे आ सकते हैं। तो मैंने आपको यह बता दिया पहले कि डेली रूटीन एक्टिविटी में क्या इसका बेनिफिट है पढ़ने का, माइटोकॉन्ड्रिया का, प्लस क्लास 9th में इसको क्यों समझना चाहिए, बराबर है। बहुत प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ये डेटा आपके सामने में लेकर आया हूं, सही है। चलो तो इससे आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ जाएंगे, आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ गया है। देखिए भाई और बहनों गौर फरमाइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ चुका है। डिटेल नहीं जाएंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो, जितना एनसीईआरटी में दिया उतना ही करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे। बराबर, देखो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर यहां पे दिया हुआ है जो आपको ऑलरेडी पता है। बराबर है, फिर भी एक बार देख लो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूं। यहां पे देखा, माइटोकॉन्ड्रिया नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बच्चों बच्चों को पता है, बूढ़े बूढ़े को पता है ना, कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये कुछ ऐसा बनाता है जिससे सेल को एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगा और सेल अपना काम कर पाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन, इसके ऊपर देखो दो मेम्ब्रेन होते हैं, यहां पे दिखाया होगा, देखो ये एक आपका हो गया आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा आपका हो गया इनर मेम्ब्रेन। तो दो अलग अलग मेम्ब्रेन यहां पे होते हैं। बराबर है, आगे देखते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, ये कैसा होता है, पोरस होता है, वाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। देखो ध्यान से, अगर हम डायग्राम की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन जो आपको दिख रहा है वो कहीं ना कहीं कैसा होता है, पोरस होता है, उसके ऊपर पोर्स होते हैं। बराबर, ऐसे छोटे 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 क्या होते हैं, उसके ऊपर पोर्स होते हैं आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो उससे क्या होगा, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, लॉजिक लग रहा है। उससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कुछ आयंस ले लो या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स ले लो। बराबर है, तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे साइटोप्लाज्म से, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में आएगा। मतलब कि कुल मिला के एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो करना है वो कहां से होगा आपका, फ्रॉम दिस आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि वो पोरस है भैया, उसमें छेद है छोटे छोटे। तो छेद है तो क्या रहेगा, होल रहेगा, होल है तो क्या रहेगा, डेफिनेटली एक्सचेंज मटेरियल का होता रहेगा। सिंपल सी बात है, और ये बहुत स्मूथ होता है भैया, कोई टेंशन नहीं, एकदम स्मूथ लचकीला है, कोई उसका टेंशन नहीं है। बराबर है। अब बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। उसमें देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि इसमें इनर फोल्डिंग है। देखो इस तरीके से उसने खुद को फोल्ड किया हुआ है, दिख रहा होगा सबको, यहां उसने क्या किया है, फोल्ड किया हुआ है। और ये जो फोल्डिंग पार्ट है, फोल्डिंग स्ट्रक्चर है किसका, इनर मेम्ब्रेन का, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं उसको अपन, क्रिस्टी। ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, क्रिस्टी है। एक्चुअली वो क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, जिसने खुद को क्या किया है, फोल्ड किया है। बराबर है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस फोल्ड इंक्रीजेस सरफेस एरिया, दिस फोल्ड इंक्रीजेस सरफेस एरिया। ये क्या करेगा, फोल्ड क्या करेगा भैया, सरफेस एरिया बढ़ाएगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास समझ लो चद्दर है, चद्दर आपने पूरी खोल दी तो कितना बड़ा सरफेस एरिया है, लेकिन अब उसको सिकुड़ दो, मतलब सिकुड़ के एक जगह पे ले लो, हाथ में पकड़ लो ऐसा छोटा सा। बराबर है, तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया उतना ही रहेगा, क्योंकि वो क्या हो गया, अभी पूरी तरीके से फोल्ड हो चुका है। बराबर, सही है। तो सरफेस एरिया उसका क्या होगा, ज्यादा ही रहेगा, मतलब कि कम जगह में ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है। ये कौन कर रहा है, यहां पे इनर मेम्ब्रेन कर रहा है, क्योंकि उसने क्या किया, खुद को बहुत अच्छी तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में फोल्ड किया है, जिसका नाम है क्रिस्टी। बराबर है, चलो आगे बढ़ते हैं। 4 एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। तो भैया एटीपी बहुत काम का है। एटीपी एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी का। बराबर है, मॉलिक्यूल है, कुल मिला के एक मॉलिक्यूल है। बराबर है, जो बहुत 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 ज्यादा काम का है। विल गो इन डिटेल डेफिनेटली, उसके बारे में समझेंगे। लेकिन जो भी केमिकल रिएक्शन यहां पे होती है, जो केमिकल रिएक्शन से यहां पे एटीपी बनेंगे। बराबर है, जो केमिकल रिएक्शन से, देखो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जो केमिकल रिएक्शन से यहां पे इनर फोल्ड मेम्ब्रेन में क्या बनेंगे, एटीपी बनेंगे। एटीपी को क्या बताया मैंने, 1 सेकेंड, क्या बताया मैंने इसको, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल और एनर्जी करेंसी। एनर्जी नहीं है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। बराबर है, जो एक केमिकल रिएक्शन से बनेगा, कहां बनेगा, आपके इनर मेम्ब्रेन के अंदर बनेगा। सही है, तो यहां पे क्या होगा, सरफेस एरिया उसने बढ़ा दिया फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। सही है। अब ये केमिकल रिएक्शन कौन सी है सर, ये तो थोड़ा बता दो। देखो इन शॉर्ट मैं बताऊं, आपको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी आपको पता है। ये जो केमिकल रिएक्शन है उसका नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या नाम है उसका, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये आपको ऑलरेडी पता है, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 8 के अंदर या उसके पहले कहीं पे। बराबर है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग यहां पे क्या होता है, सिंपल सिंपल बात है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड मटेरियल जैसे कि ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी बनाना। बराबर, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। सही है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, मतलब कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, वो एक्टिविटी कहां पे हो रही है, अब क्लिक हुआ, वो एक्टिविटी हो रही है अपनी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और उससे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन रहा है, वो केमिकल रिएक्शन से माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। और ये जो एटीपी बन रहा है वो कहां बन रहा है, इनर फोल्डिंग मेम्ब्रेन, मतलब कि इनर मेम्ब्रेन पे बन रहा है। क्लियर हो गया इतना, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर से येलो कलर ले लिया जाए, डन। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड
फॉर लाइफ इज रिलीज बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या भैया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, बराबर है। फुल फॉर्म क्या है उसका? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें 3 अलग अलग फॉस्फेट ग्रुप आएंगे और एडिनोसिन शायद आपको पता ना चले, बट आपको मैं आगे बताने वाला हूं क्या आता है, सही है। तो दिस इज अबाउट योर माइटोकॉन्ड्रिया। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो और भी कुछ दिया हुआ भाई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो पहले पेन ले ली जाए, पेन का कलर येलो ले लिया जाए। चलो बढ़िया। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। चलो ये पता हो गया, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हम लोग किसको बोलते हैं? एटीपी को बोलते हैं, सही है। देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का ही स्ट्रक्चर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आगे कनेक्ट होने वाला है, इसलिए, है ना। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी एनर्जी नहीं है, एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करके रखता है फ्यूचर के लिए, बराबर है। स्टोर इन द फॉर्म ऑफ लाइक स्टोर्ड इन द एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। न्यू केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, बराबर है। देखो इसका मीनिंग क्या हो रहा है? सिंपल सिंपल मीनिंग यार, कुछ नहीं है कि एटीपी जो है उसको माइटोकॉन्ड्रिया ने स्टोर करके रखा। उसने क्या करा? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ने उसको स्टोर करके रखा अपने अंदर उसने रख लिया। चलो समझ लो कि एटीपी को रख लिया। अब जब कभी सेल को जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी कि भैया मुझे एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा? ये एटीपी क्या होगा? टूटेगा, ब्रेक होगा, उसका होगा हाइड्रोलाइसिस, बराबर है। और उसके बाद एटीपी क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। और वो एनर्जी जो बनाएगा एटीपी किसको मिलेगी? सेल को मिलेगी, बराबर है। अब सेल क्या करेगा? केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए उसको यूज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो यार, प्रोटीन, आपको पता है ना राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, बराबर है। या फिर कुछ मैकेनिकल वर्क करना है, जैसे अगर मुझे मूवमेंट करना है, या मुझे अगर समझ लो कि लोकोमोशन करना है, ऐसे चलना है, यहां से वहां चलना है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए? मुझे एनर्जी चाहिए, सही है क्या नहीं? एनर्जी क्या चाहिए मुझे उसके लिए, सही है ना। तो भैया ये हो गया मैकेनिकल वर्क, सही है ना। हाँ, जितेंद्र के स्टाइल में भैया। तो केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स भी आ गए, एंजाइम्स भी आ गए, प्रोटीन भी आ गए, बराबर है। या मैकेनिकल वर्क डन करने के लिए ये एटीपी चाहिए होता है, सही है, डन। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनेलिस। स्ट्रेंज ऑर्गेनेली भाई, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत बड़ा होद्दा दिया गया उसको। क्यों दिया गया? समझने का ट्राई करना इसको। इन दिस सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। भैया उसको खुद का डीएनए है। अभी तक क्या था अपने को पता है कि सेल है, उसमें न्यूक्लियस है और उसमें डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो बहुत काम का है और पूरे सेल को कंट्रोल करता है। लेकिन ट्विस्ट यहां पे आता है भैया। क्या ट्विस्ट आता है? कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है। कितना अमीर है भाई, कितना अमीर है, पैसा चलता है, अमीर है तो होद्दा बड़ा है, समझना बात को, है ना। तो भैया खुद का डीएनए है एंड राइबोसोम्स, खुद का राइबोसोम्स भी है उसके पास, है क्या नहीं। तो इससे ये समझ में आता है कि बहुत अमीर है, बहुत रिच है, इसलिए उसको पोजीशन बड़ी दी गई है, सही है। एंड देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स। वो खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं, क्योंकि खुद के क्या है उसके पास? राइबोसोम्स है। देख रहे हैं यहाँ पे राइबोसोम्स, एक मिनट देख लेते हैं। अरे भाई साहब देखो, खुद के राइबोसोम से प्रोटीन खुद का ही बनाएगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, तेल लेने या दुनियादारी। खुद का प्रोटीन खुद बनाएंगे हम, खुद रिस्पॉन्सिबल है भाई, बाकी किसी के ऊपर अपनी गरज नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है। प्लस डीएनए है, खुद का डीएनए है, देखो यहां पे डीएनए भी है। तो डीएनए है तो क्या बोल रहा है वो कि भैया मैं रिप्लिकेट भी खुद ही करूंगा, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। सेल को अगर जरूरत है, सेल को अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए तो मुझे बता दे, मैं खुद को रिप्लिकेट कर लूंगा, लेकिन उसके लिए भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो सेल्फ डिपेंडेंसी भैया बहुत काम की लाइफ में। खुद के पास अगर सब कुछ है, डिपेंडेंसी नहीं है, तो मस्त जियो आराम से, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं करता है गिड़गिड़ाने वाली बात। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। डन है, डन है ओके। इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनाली। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, दो ही है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। ये आपको शायद पता होगा, बट स्टिल यहां पे क्या है? डीएनए प्लस राइबोसोम, इसलिए बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनाली। आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आएगा ये, बराबर है। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। चलो फंक्शंस पे आ जाते हैं भैया। फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर आपने पूरा बता डाला, ये करता है, ये करता है, वो करता है, बट फंक्शन क्या है, काम क्या करता है? काम तो सबसे पहला वही करता है भाई, एनर्जी प्रोडक्शन करता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल को बनाता है, और ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल क्या बनाएगा? आगे एनर्जी बनाएगा,
मॉलिक्यूल टूटेगा, ब्रेक होगा, फिर क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा। देखो द हाइड्रोलाइसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इट रिलीजेस अप्रोक्सीमेटली 30.5 किलोजूल पर मोल, इतना एनर्जी देगा, और 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, इतना एनर्जी रिलीज करेगा एक मॉलिक्यूल टूटने के बाद, हाइड्रोलाइसिस होने के बाद, बराबर है। ये देखो स्ट्रक्चर किसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, एटीपी का। यहां पे 3 फॉस्फेट है जो आपको दिख रहे होंगे, बराबर है, मतलब फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में। और यहां पे ये राइबोस होता है, राइबोस बोले तो क्या आपका पेंटोस शुगर होता है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बराबर है। ये 3 फॉस्फेट ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, और यहां पे एक एडेनिन करके नाइट्रोजिनस बेस होता है जो कहीं ना कहीं हमारा डीएनए बनाने में काम में आता है, आप लोग आगे ऊपर पढ़ोगे, बराबर है। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से एडेनिन बेस, राइबोस एंड ट्राइफॉस्फेट, ये तीनों से मिलकर क्या बन रहा है आपका, एटीपी बन रहा है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है भैया, है क्या नहीं। तो पहली बात तो ये बनाता है, पहला फंक्शन हो गया। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ सेल डेथ, रेगुलेशन ऑफ सेल डेथ, यहां पे सेल को मारना नहीं है, दो मतलब कंफ्यूज नहीं होने का, तो सेल को क्यों मारेंगे हम लोग, तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है ना। यहां पे ऐसा है कि बहुत सारे सेल्स है ना हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, तो बहुत सारे सेल्स में से बहुत सारे सेल्स बूढ़े भी हो जाते हैं, वॉर्न आउट हो जाते हैं, थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, आपको ऑलरेडी पता ही है ना। तो लाइसोसोम क्या करेंगे, उनको मार देगा। तो नेचुरल प्रोसेस जो है, नॉर्मल प्रोसेस एवरीडे बेसिस पे जो होती है, मतलब कि प्रोग्राम सेल डेथ जो एवरीडे बेसिस पे होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं उसको अपन, एपोप्टोसिस प्रोसेस, बराबर है। और ये एपोप्टोसिस प्रोसेस करवाने के लिए क्या चाहिए भैया, एनर्जी चाहिए, हो ना। तो अल्टीमेटली ये माइटोकॉन्ड्रिया उसमें हेल्प करेगा, उसको रेगुलेट करेगा, बराबर है। मतलब कि प्रोग्राम सेल डेथ जो होता है हमारी बॉडी में, उसके लिए वो काम में आएगा। दूसरा, कैल्शियम स्टोरेज एंड होम्योस्टेसिस। देखो भैया, कैल्शियम को स्टोर करके रखने वाला सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया है। हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम सेल्स है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, कैल्शियम को स्टोर करके रखता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि कैल्शियम बहुत काम का है, बहुत 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 काम का है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे चोट लग गई, ब्लड निकलेगा, ब्लीडिंग होगी, तो ब्लड निकलने के बाद क्या होगा, क्लोट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, बराबर है, ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी, तो उसके लिए भी कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है। हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स भरे, तो न्यूरॉन्स में आपको पता है कि इंपल्स कंडक्शन होता है, बराबर है। तो इंपल्स कंडक्शन के लिए भी क्या रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हमारे जो मसल से उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है। तो कैल्शियम को स्टोर करना, जरूरत पड़ने पे सप्लाई करना, ये बहुत काम की चीज है। कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, सही है। चलो दूसरा, होम्योस्टेसिस। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरमेंट है उसको कांस्टेंट रखना विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल वन। बहुत सारी चीज आती है उसके अंदर, बट स्टिल अभी के लिए समझ लो टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली, है ना, प्लस माइनस थोड़ा सा चलेगा। तो ये टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ये चीज कहीं ना कहीं कौन कर रहा है भैया, मतलब होम्योस्टेसिस के अंदर में आएगा। और कौन करेगा उसको, माइटोकॉन्ड्रिया कहीं ना कहीं उसमें हेल्प करेगा, उसका रेगुलेट करने के लिए, सही है, डन। सिंथेसिस ऑफ हीम एंड स्टेरॉइड्स, भाई साहब हीम मतलब हीमोग्लोबिन बनाता है, एंड स्टेरॉइड बात करें तो आपके हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, पता ही होगा आप लोगों को, जानते हो ना, बस। तो उसमें उसको बनाने के लिए भी भैया काम में आता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। और हीम जो जिससे क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन, वो बनाने के लिए भी कौन काम में आता है, माइटोकॉन्ड्रिया काम में आता है। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन और भी है माइटोकॉन्ड्रिया के, बट 9th लेवल में मुझे लगता है इतना काफी है, ज्यादा झेल नहीं पाओगे ना आप लोग। इतना भी आपको बहुत ओवर लग रहा होगा, सर ये तो सिलेबस में नहीं है, ये तो नहीं है, ये क्यों पढ़ा दिया, ओवरलोड क्यों कर रहे हो, छोटा सा दिमाग है। भाई दिमाग आपका बहुत बड़ा है, लेकिन अदर एक्टिविटी में ज्यादा घुस रहा है, मतलब लग रहा है, समझे क्या नहीं। चल आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। अभी यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा टॉपिक मतलब हमने कवर किया अच्छी तरीके से। अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग समझने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस मतलब कि सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, और आने वाली एग्जाम्स में उसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है, बराबर है। तो इसको हम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे, उसके लिए मुझे फिर से पेन लेना पड़ेगा। डू नॉट गेट बोर्ड जब मैं पेन लेता हूं, है ना, क्योंकि मैं बोर होने देता नहीं हूं ऐसे मेरे क्लास में, और यहां पे भी नहीं होने दूंगा। अरे बिल्कुल, है ना, कभी मैं लाइव आऊंगा, उसमें इंटरेक्शन करेंगे, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। रात को आऊंगा लाइव, रात को, है ना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भैया,
देखो 1 मार्क के लिए क्या क्वेश्चन आ चुका है, ये आ सकता है, नेम द स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड दैट एक्ट एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सिंपल सिंपल आंसर है एटीपी, फुल फॉर्म लिख देने का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बराबर है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसा हम लोग बोलते हैं, ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, बराबर है। तो देखते हैं, जस्टिफाई करने का ट्राई करते हैं इसको, बराबर है। चलो देखो, पहले इसमें आंसर में क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स बिकॉज दे पॉसेस देयर ओन डीएनए, खुद का डीएनए है, खुद का जेनेटिक मटेरियल है, तो वो रिप्लिकेट कर पाएगा, बराबर है। एंड दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स, बिकॉज ऑफ दैट खुद के प्रोटीन को बना पाएगा, ठीक है। सो which allow them to synthesize some of their own proteins and their own means they can replicate independently, बराबर है। तो ये आपका आंसर आना चाहिए, इस तरीके से आपको लिखना है, बराबर है। देखो इसमें आपको सिर्फ ये पता नहीं चल रहा कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको ये पता चल रहा है साथ में कि आपको आंसर भी कैसे लिखने क्वेश्चन के, सही है क्या नहीं। तो बहुत काम कर भाई लोग, कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे है क्वेश्चन, ओके 3 मार्क क्वेश्चन। 3 मार्क क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा क्या पूछा हुआ, देखो ध्यान से। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज्ड explain structural organization of the 2 membrane of mitochondria. How does this structure support the functions? समझ में आया, देख लो ध्यान से, एक बार पढ़ लो। दोनों मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत बताना है, किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के, है ना। देख लो, आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो इट इज स्मूथ एंड वेरी पोरस, यह हमें ऑलरेडी पता है, मैंने बताया ना। एंड अलाउिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल, कुछ मटेरियल जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स हो गए, आयंस हो गए, है ना, कुछ केमिकल्स हो गए, क्या करेगा उसका, सेल ऑर्गेनेल के अंदर और बाहर एक्सचेंज में हेल्प करेगा, मैंने ऑलरेडी बताया। इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इट इज डीपली फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसका नाम है क्रिस्टी, बराबर है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, डीपली फोल्डेड है, जिसका नाम है क्रिस्टी। तो अभी फंक्शन में क्या आएगा, फंक्शन सपोर्ट द फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी, a large surface area provide for chemical reaction that generate ATP। मैंने बता दिया कि ये सरफेस एरिया बढ़ाएगा, फोल्डिंग क्या करेगा, सरफेस एरिया बढ़ाएगा, ताकि उससे कुछ केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हो, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन और यू कैन से सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस ATP, ओके। मेकिंग ऑर्गेनेल इज हाईली एफिशिएंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, बराबर है। एटीपी बनेगा तो एनर्जी बनेगी, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से फ्रेम करना है, इस तरीके से लिखना है। आई होप कि आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, सही है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अभी आएगा 4 मार्क क्वेश्चन, यस बिल्कुल। देखिए जरा ध्यान से, गौर फरमाइएगा भाई और बहनों, मजा आएगा आपको। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वो तो आपको करनी है ना। प्लस why do we say, or why is this organelle known as the powerhouse of the cell, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे। जैसे ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं, देखो आ गया, है ना। तो देखो ये डायग्राम है, वैसे डायग्राम आपको एनसीईआरटी वाली ही निकालनी है, उसी के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, बराबर है। ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है, आपको समझने के लिए है। तो वेल लेबल्ड अच्छी डायग्राम आपको निकालनी है प्रॉपरली, सही है। साथ में क्या यहां पे एक्सप्लेनेशन देना है, देखो ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया नोन इज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे आर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो मैंने बताया। दे ऑक्सीडाइज फूड, मतलब के ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। क्लियर हुआ इतना। क्या होता है यहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन में, होता क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है कि ग्लूकोज रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, वो दोनों रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और उससे बनेंगे एटीपी, और एटीपी से क्या बनेगा, एनर्जी, सही है नहीं। This energy is trapped and stored in the form of ATP। ये एनर्जी जो बनेगी वो ATP के फॉर्म में बनेगी, मतलब कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, उसे टेम्पररी स्टोर किया जाएगा, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। नाउ दिस सेल यूजेस दिस ATP फ्यूल, इट विल एक्ट एज अ फ्यूल फ्यूचर पर्पस के लिए। देखो समझ लो कि 10 ATP बने, है ना, उसमें से सेल को अभी 2 चाहिए, 2 उसने यूज कर लिए, तो 8 को स्टोर करके रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। जब कभी रिक्वायरमेंट है तो वो सेल को सप्लाई करेगा अपना काम करने के लिए, बराबर है, टू परफॉर्म ऑल द मैकेनिकल वर्क एंड केमिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, मतलब रिक्वायर्ड टू द लाइफ, बराबर है। तो ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया कि क्या क्या चीजों में ये एनर्जी काम में आने वाली है। तो इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है, बराबर है। 2 मार्क का डायग्राम हो गया, 2 मार्क का आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। खुद डिवाइड करना सीखो भैया, आंसर को खुद करोगे तो मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव हो गया, अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में देखो ध्यान से,
कुछ नहीं है, बहुत इजी है, सामने सामने है। Which of the following organelle responsible for synthesizing its own protein? खुद का प्रोटीन कौन बनाता है? तो उसमें देखो, लाइसोसोम नहीं यार, वैक्यूल बिल्कुल नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया यस बिल्कुल, सेमी ऑटोनोमस, गोल्गी अपरेटस नहीं। हाँ, इसमें अगर प्लास्टिड होता तो प्लास्टिड भी आता, बराबर है, लेकिन यहां पे आंसर क्या आएगा आपका? सी आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया ही आएगा, बराबर है। नेक्स्ट चलते हैं। द फिंगर लाइक फोल्ड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कोल्ड। बहुत इजी है भाई, कुछ नहीं है, सिंपल आंसर है, क्रिस्टी बोलते हैं। सिस्टर्नी और क्रिस्टी में बहुत बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, नहीं करना है, इसको हम लोग क्रिस्टी ही बोलते हैं, याद रखना, बराबर है, क्रिस्टी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्रिस्टी, क्रिस की टी, किरिस का गाना, तो किरिस की टी, किरिस की चाय, मतलब क्रिस्टी, कुछ नहीं है, वेसिकल मैट्रिक्स नहीं आएगा, सिंपल क्रिस्टी आ जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। एटीपी इज जनरेटेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ऑन दी। कहां बनता है भाई एटीपी? कुछ नहीं है, बहुत इजी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, कुछ भी न्यूक्लियस, अरे बिल्कुल नहीं भाई, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, हाँ ये आएगा, सेल वॉल ना, बिल्कुल नहीं। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन शुड बी योर आंसर इन दिस, फॉर दिस क्वेश्चन, सिंपल। What happens to a cell if all its mitochondria are removed? पूरा माइटोकॉन्ड्रिया निकाल के फेंक दिया सेल से बाहर, क्या होगा अभी देखते हैं। इट विल ग्रो फास्टर, घंटा कहां से ग्रो करेगा भाई, एनर्जी नहीं, मर जाएगा। इट विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड इवेंचुअली डाई। हाँ ये सही हुई ना बात, देखो ये बी आंसर है। फिर भी हर एक ऑप्शन को भैया डिटेल में पढ़ना है, बहुत काम का है। इट विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग, अरे कहां से भाई, प्लांट घुसा रहे हो यार, एनिमल की बात हो रही है। इट विल सर्वाइव यूजिंग द न्यूक्लियस एनर्जी, कहां से आ गई भाई, नहीं, तो आंसर भी आएगा आपका, बराबर है, कि इवेंचुअली क्या करेगा वो, स्टॉप करेगा प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड मर जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ, अरे एटीपी यार, कुछ नहीं, सामने ही एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में बनता है, सिंपल आंसर है, बराबर है। तो फाइनली भाई इतना ही है एटीपी के बारे में, फुल एंड फाइनल। ऐसा वीडियो अगर आपने पहले कभी देखा हो तो इसको लाइक मत करना, शेयर मत करना, कुछ मत करना। अगर ये आपको यूनिक लगता हो, इसी स्टाइल में पूरे वीडियो में लेकर आऊंगा, 9th के भी 10th के भी, अगर आपको यूनिक लगे, मजा आए, अच्छा लगे, तो भाई प्लीज सपोर्ट करना यार, बहुत बढ़िया कंटेंट दूंगा और बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा डेफिनेटली, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल डेफिनेटली, थैंक यू सो मच।